सुकृति के साथ हॉस्पिटल के अंदर जा रहे सिद्धार्थ को जब अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसको देखकर सिद्धार्थ को अपना बीता हुआ अतीत याद आ गया था। करीब 20 साल पहले हुए घटना भी उसे कल की बीती हुई घटना लग रही थी। निकलो यहां से और दोबारा मत आना। पैसे हैं नहीं देने के लिए और चले आते हैं बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिला दिलाने। कहते हुए रोज वैली पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर ने मासूम से सिद्धार्थ का बैग उठाकर बाहर फेंक दिया था और उसके साथ महेश को भी बेइज्जत करके भगा दिया था। अपने बेटे के सामने अपना ये अपमान होते देखकर महेश का दिल टूट सा गया था। आप परेशान ना हो पिताजी, मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़कर टॉप कर लूंगा। मासूम सा सिद्धार्थ अपने पिता महेश के गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोला। महेश अपने बेटे की समझदारी पर खुद को संतोष दे रहा था, लेकिन उसका दिल न जाने क्यों लगातार रोए जा रहा था। ऐसा नहीं था कि महेश बहुत ही ज्यादा गरीब और फटेहाल आदमी था। वो ईटानगर में ही रहकर एक बड़ी फैक्ट्री में फोरमैन का काम करता था। उसके साथ साथ वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब भी करता था ताकि वो अपने बेटे सिद्धार्थ को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बना सके। लेकिन सिद्धार्थ की किस्मत ने शायद उसके जीवन में संघर्ष ही लिखा था। एक दिन जब महेश, उसकी पत्नी निर्मला और सिद्धार्थ छुट्टी के दिन घूमने चले गए थे, उसी दिन उनके घर में चोरी हो गई और पैसों के साथ निर्मला के सारे गहने, यहाँ तक कि कपड़े और चप्पल तक चोरी हो गई थी। चोरी हो जाने के बाद महेश की संतुलित चल रही जीवन गाड़ी खतरे में आ गई थी। वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब चोरी का खुलासा हुआ और उसे पता चला कि ये चोरी उसके सगे भाई ने की थी, तो वो टूट सा गया था। अपने भाई के छोटे छोटे बच्चों के लिए महेश ने उसे जेल जाने से बचा लिया, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो अपने साथ कई और मुसीबतें लेकर आती है। इधर महेश के घर चोरी हुई कि उधर वो बीमार पड़ गया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। बीमार होने के बाद उसकी दोनों नौकरियां छूट गई थी। निर्मला ने कुछ दिन तक किसी तरह घर चलाया, लेकिन तब तक कर्जा इतना बढ़ गया था कि उन्हें सब कुछ बेच बाच कर वापस गांव जाना पड़ा। चाचा जी आप? सिद्धार्थ ने अपने चाचा रमेश को देखते हुए सवाल किया, जो अपने परिवार के साथ वहीं खड़ा हुआ था। भैया कैसे हैं सिद्धार्थ? रमेश की आवाज में न जाने क्यों एक पछतावा सा नजर आ रहा था। वो ठीक है, अंदर आइए, मां भी अंदर है। सिद्धार्थ उत्साहित होते हुए बोला। बचपन की घटना के बाद से उसके पिता ने उसे अपने चाचा से मिलने नहीं दिया था, लेकिन आज अपने चाचा को देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हो रहा था। रमेश और उसका परिवार सिद्धार्थ और सुकृति के साथ अंदर चला गया था, लेकिन जब उसकी मां निर्मला की नजर रमेश के ऊपर पड़ी तो उनका पारा चढ़ गया और वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोली, इससे कह दो ये यहाँ से चला जाए सिद्धार्थ, वरना तुम्हारे पिताजी को पता चला तो हम दोनों को भगा देंगे। निर्मला भावुक हो चुकी थी। माँ, ये अब क्या कह रही हो? चाचा जी पिताजी से मिलने आए हैं, ये उनका हक है, आप उन्हें ऐसे जाने को नहीं कह सकती। सिद्धार्थ अपनी माँ निर्मला को समझाते हुए बोला। इससे पहले निर्मला और कुछ कहती कि रमेश ने लपक कर निर्मला के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। रमेश को ऐसे रोता देखकर निर्मला का भी दिल भर आया था। उसने रमेश को उठा लिया और दोनों गले लगकर रोने लगे थे। मुश्किल घड़ी में ही सही, लेकिन दो परिवारों का मिलन देखकर सिद्धार्थ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी महेश का इलाज करने वाला डॉक्टर वहां आकर खड़ा हो गया था और बोला, सिद्धार्थ जी, अमन जी कहाँ है? उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। वो ऊपर होंगे डॉक्टर साहब। क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने डरते हुए सवाल किया। तब तक अमन वहां आता हुआ दिखाई दिया, जो रिया से मिलकर सीधे वहीं चला आ रहा था। अमन जी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा और अमन की ओर चल पड़ा था। सिद्धार्थ ने अपने चाचा रमेश को भी अपने साथ चलने का इशारा किया और दोनों डॉक्टर के पीछे पीछे अमन के पास पहुंच गए थे। कुछ देर बाद अमन, डॉक्टर, सिद्धार्थ और उसके चाचा रमेश डॉक्टर की केबिन के अंदर बैठे हुए थे। डॉक्टर के चेहरे पर फैली हुई गंभीरता को देखकर यह साफ पता लगाया जा सकता था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ डॉक्टर साहब?
आपने हमें इस तरह से अलग क्यों बुलाया है? अमन ने डॉक्टर से सवाल किया। देखिए अमन जी, बात बहुत गंभीर है। महेश जी को लंग कैंसर है, स्टेज 2 का। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तब तक सिद्धार्थ का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को निचोड़ कर निकाल दिया हो। डॉक्टर, सिद्धार्थ कुछ कहने जा रहा था कि डॉक्टर ने उसे रोक दिया और आगे बताते हुए बोला, हम दावे से नहीं कह सकते कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए खर्चा और समय दोनों लगेगा। तो अगर सिद्धार्थ उसको अफोर्ड कर सकता है तो हम। डॉक्टर ने आधी अधूरी बात रखते हुए कहा, लेकिन वहां बैठे बाकी तीनों लोगों को डॉक्टर की बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी। आप बस पिताजी का इलाज शुरू करो। आप पैसे की फिक्र ना करो डॉक्टर साहब, जितना लगेगा उतना पैसा मैं लाकर दूंगा, सिद्धार्थ ने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने पर डॉक्टर ने अमन नायक की ओर देखा। वो शायद अमन से इस बात की कंफर्मेशन चाहता था। हाँ डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करो। महेश जी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अमन ने जवाब दिया और फिर चारों लोग केबिन से बाहर आ गए थे। अमन वहीं से ये खबर रिया माथुर को बताने ऊपर की तरफ चला गया था और सिद्धार्थ अपने चाचा के साथ निर्मला के पास लौट आया था। क्या हुआ, क्या कह रहे थे डॉक्टर? निर्मला ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया। अरे कुछ नहीं माँ, बोल रहे थे हॉस्पिटल बहुत महंगा है, पैसे दे पाओगे या नहीं? तो अमन सर ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। सिद्धार्थ ने सफाई के साथ निर्मला से सारी बातें छुपा ली थी। उसके बाद वो अपनी माँ से कुछ देर बाद आने का बोलकर हॉस्पिटल के टेरेस पर चला गया था। सिद्धार्थ को टेरेस पर गए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। निर्मला तो अपने देवर और देवरानी के साथ बातें कर रही थी, लेकिन वहां अकेली बैठी सुकृति का मन बार बार सिद्धार्थ के ऊपर जाकर अटक रहा था। कुछ देर तक उसने इंतजार किया और फिर सिद्धार्थ से मिलने छत के ऊपर चली गई थी। इधर सुकृति सिद्धार्थ से मिलने के लिए छत के ऊपर जा रही थी और उधर अमन से महेश के कैंसर की खबर सुनने के बाद रिया भी सिद्धार्थ से मिलने नीचे आ रही थी। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए थे, लेकिन ना तो रिया ने सुकृति को देखा था और ना ही सुकृति ने रिया को। अमन और पेमा भले ही नहीं चाहते थे कि रिया और सुकृति आपस में मिले, लेकिन आज भगवान ने शायद उन दोनों को आपस में मिलाने का ठान रखा था। इधर सुकृति सिद्धार्थ से मिलने पहुंच चुकी थी और उधर सिंडिकेट से बचने के लिए जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में अपना ठिकाना जमा चुके रानी और विक्रम से मिलने के लिए जिग्नेश पहुंच चुका था। कैसे हैं विक्रम साहब, और सब ठीक है रानी मैडम? जिग्नेश ने उनके सेल में घुसते हुए कहा। जिग्नेश को वहां आया देखकर विक्रम का एक एक रोया सुलग गया था। उसको जिग्नेश को देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि उसको मारकर वो अभी के अभी उसकी लाश को सिंडिकेट को कुरियर कर दे। कैसे हो जिग्नेश भाई? विक्रम ने जिग्नेश से सवाल किया। अंदर से उसे चाहे जितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाहर से उसे शांत ही रहना था। मैं बढ़िया विक्रम साहब, माँ को चोट लग गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि 2000 लगेंगे, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिग्नेश ने फर्जी का रोना रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विक्रम समझ गया कि जिग्नेश उससे पैसे ऐंठने आया है। लेकिन तुम्हें हिस्सा नहीं दिया क्या मेड़ा साहब ने? उन्होंने तो 20 लाख लिए थे मुझसे। विक्रम जिग्नेश को पैसों के बारे में बताते हुए बोला। जिग्नेश को अपने हिस्से के पूरे पैसे मिल चुके थे, लेकिन वो फिर भी बार बार विक्रम से पैसे ऐंठने पहुंच जाता था। हाँ, वो तो मिल गया था, लेकिन उसको मैंने एफडी करा दी, तो अभी टूट नहीं रही है और माँ को अर्जेंट जरूरत है। इतना कहकर जिग्नेश ने विक्रम की जेब की ओर देखा और विक्रम ने उसे निकालकर 2000 रुपए दे दिए और वो वहां से चला गया था। हमें इसका कुछ करना होगा, वरना इसका लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिग्नेश के जाने के बाद रानी ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के पास पैसों की कोई कमी थी, लेकिन जिग्नेश के हर तीसरे दिन के वसूली से वो लोग अब तंग आने लगे थे। जिग्नेश जिन्हें एक आम भगौड़ा समझ रहा था, वो सिंडिकेट के सबसे बड़े सप्लायर थे, जो मात्र 2 लोगों का ग्रुप होने के बावजूद सबसे ज्यादा लाशें और ऑर्गन सप्लाई करता था। इसलिए जिग्नेश को ठिकाने लगाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। अभी तक वो जिग्नेश को लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब वो जिग्नेश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगे थे। मैंने सुना है कि यहाँ एक रेड बिल्डिंग है, जिसके अंदर जाने से सब डरते हैं।
रानी ने विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और विक्रम उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ चुका था कि रानी जिग्नेश को उस रेड बिल्डिंग में दफना देना चाहती है। रानी और विक्रम जिग्नेश को मारकर उसी रेड बिल्डिंग में दफनाने का प्लान बना रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वहां पर कितना बड़ा राज उनका इंतजार कर रहा है, जिसका खुलासा होने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल मच जाने वाली थी। इन दोनों घटनाओं के अलावा ब्रह्मांड के किसी कोने में एक और घटना हो रही थी, जो सीधा इन दोनों घटनाओं से जुड़ी हुई थी और आगे चलकर वो इन दोनों घटनाओं पर बहुत बड़ा असर डालने वाली थी। अधूता एक अंधेरे में बैठे हुए शख्स के सामने हाथ जोड़े बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। अब हम तुम्हें आखिर मौका दे रहे हैं अधूता। अगर अब की बार तुम असफल हुए तो सोच लेना। उस इंसान के बगल में खड़े हुए एक आदमी ने अधूता को धमकाते हुए कहा, और उसके बाद अधूता वहां से उठकर चला गया था। अधूता को जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंचकर पहले देवयानी को और फिर सिद्धार्थ को ढूंढना था। सिद्धार्थ जो हॉस्पिटल की छत पर अपने पैरों के बीच सिर रखकर बैठा हुआ था। सुकृति ने सिद्धार्थ को पैरों के बीच सिर रखे देखा तो वो समझ गई कि बात वो नहीं है जो सिद्धार्थ ने नीचे कही है, बल्कि वो वहां कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है तुम्हें सिद्धार्थ? सुकृति ने जब कंधे पर हाथ रखा तो सिद्धार्थ बिलखते हुए रो पड़ा था। उसकी हालत देखकर सुकृति एकदम से घबरा गई थी। उसने सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लिया था। आमतौर पर अगर सिद्धार्थ सुकृति के इतना करीब आता तो शायद उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती, लेकिन आज वो इतने गहरे दुख में था कि उसके आगे उसे सब कुछ शून्य लग रहा था। इधर सिद्धार्थ सुकृति के साथ चिपक कर रो रहा था और उधर रिया उसकी मां से पूछने के बाद सिद्धार्थ से मिलने टेरेस के ऊपर आ रही थी। क्या आज रिया के सामने सुकृति और सिद्धार्थ के रिश्ते का खुलासा हो जाएगा? और कौन है जिसने भेजा है अधूता को पृथ्वी पर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।